प्राकृतिक विज्ञान की प्रमुख शाखा जो द्रव्य एवं उसके सूक्ष्म कण के गुणधर्मों की संरचना और ऊर्जा द्वारा उनमें होने वाले प्रभावों का अध्ययन करती है, रसायन विज्ञान कहलाती है। और इसी रसायन विज्ञान के क्षेत्र में हाल ही में नोबेल पुरस्कारों के देने की क्रमवार जो व्यवस्था चल रही है, उसी में इस रसायन विज्ञान के क्षेत्र में भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बौद्धिक क्षेत्र के पुरस्कारों में शुमार नोबेल प्राइज को देने की घोषणा की गई है। तो आज की हमारी चर्चा इसी पर केंद्रित होगी कि रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया। इसके विषय में कुछ अन्य तथ्यात्मक जानकारियों के साथ हम उपस्थित हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इन डेप्थ श्रृंखला में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज का सफर। तो रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया, क्या खास बात है, इन बातों को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे खबर क्या है, फिर हम देखेंगे ये चर्चा में क्यों है, और आगे हम जानेंगे कि इस पुरस्कार से संबंधित एक शब्दावली हमारे सामने है, क्वांटम डॉट्स। तो क्या है क्वांटम डॉट्स, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। क्या है इसका महत्व, कैसे ये हमारे आम जनजीवन में क्या बदलाव ला सकता है, आगे क्या वो संभावनाएं हैं जिसके लिहाज से ये महत्वपूर्ण है, उसको भी देखेंगे। और अंत में होगा एक अभ्यास प्रश्न जो कि इस संदर्भ से संबंधित होगा। आपको बता दें कि सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के लिहाज से यह संदर्भ आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए सबसे पहले खबर पर चलते हैं। तो खबर है इंडियन एक्सप्रेस की। खबर क्या है कि केमिस्ट्री नोबेल 2023 विनर्स शोड हाउ पार्टिकल्स साइज चेंजेस देयर बिहेवियर एंड व्हाई दैट्स इंपॉर्टेंट। कैसे पार्टिकल्स का साइज उनके व्यवहार को निर्धारित करता है, उनके बदलावों को दर्शाता है, ये कैसे महत्वपूर्ण है। इसी बात को, संश्लेषण को, इसी में जो ये शब्दावली हमने देखी थी, इसको खोजा, इसको प्रमाणित किया गया, इसलिए इन लोगों को ये नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो सबसे पहले देखते हैं चर्चा में क्यों है। तो स्टॉकहोम की रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। एक तो यह भी बात ध्यान देने योग्य है। और इसी ने रसायन शास्त्र के 2023 के पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 3 शख्स आपको पटल पर दिखाई दे रहे हैं। जिसमें पहले शख्स हैं मोंगी जी बावेंडी, जो कि आपको सबसे किनारे दिखाई दे रही है, फ्रांसीसी और अमेरिकी मूल के हैं। और साथ ही लुई ई ब्रू, ये भी एक दूसरे शख्स हैं जो कि अमेरिकी मूल के हैं। और एलेक्सी आई एकिमोव जो कि रूसी मूल के हैं। इन तीनों लोगों को संयुक्त रूप से रसायन शास्त्र के नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। क्यों, क्या इनका अवदान रहा? तो क्वांटम डॉट्स की खोज करने और उसके संश्लेषण के लिए के महत्व को इन्होंने बताया है, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। और ये सभी विजेता नैनो वर्ल्ड की खोज में अग्रणी रहे हैं, इसलिए इनको जाना जाता है। अगर हम देखें तो कैसे इन तीनों का योगदान रहा, तो प्राथमिक चरण में किसी का योगदान है, किसी का उसके बाद, फिर किसी का किसी अन्य माध्यम से। क्या है, तो रूसी भौतिक विज्ञानी एलेक्सी आई एकिमोव को अगर देखा जाए तो 1980 के दशक में पहली बार क्वांटम डॉट्स की अगर खोज करने की बात कही जाए तो इसी रूसी वैज्ञानिक को इसका श्रेय जाता है, जिन्होंने इसकी खोज की। पहली बार उन्होंने रंगीन कांच में आकार आधारित प्रभाव देखा। आकार आधारित अर्थात आकार बड़े या छोटे होने से उसके उत्सर्जन की मात्रा, प्रकाश के उत्सर्जन की मात्रा पर जो प्रभाव हुआ, उसको इन्होंने पहली बार 1980 में देखा था। इसी क्रम में एकिमोव ने दिखाया कि इन कणों का आकार क्वांटम प्रभावों के माध्यम से कांच के रंग को प्रभावित करता है। अर्थात बड़ा रंग होने पर, बड़ा आकार होने पर उसका रंग कुछ और होता है और छोटा होने पर कुछ और होता है। उसके कुछ वर्षों बाद लुईस ई ब्रूस ने दुनिया के वो पहले वैज्ञानिक में शुमार होते हैं, उस लिस्ट में शुमार होते हैं, जो किसी तरल पदार्थ में स्वतंत्र रूप से तैरते कणों में आकार आधारित क्वांटम प्रभाव को साबित करते हैं। अर्थात इन्होंने देखा, इन्होंने इसको साबित किया। और फिर अगले चरण में हम देखें तो दोनों जानकारियों के आधार पर 1993 में मोंगी बावेंडी ने क्वांटम डॉट्स का रासायनिक उत्पादन किया। तो इस तरह से ये तीनों ही वैज्ञानिक अलग अलग तरीके से इस घटनाक्रम से जुड़े हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या है क्वांटम डॉट्स, जिसकी खोज और जिसके संश्लेषण की बात की जा रही है, जिसके आधार पर इस पुरस्कार की घोषणा हुई। तो क्या है क्वांटम डॉट्स? बेसिकली क्वांटम डॉट्स नैनो टेक्नोलॉजी का एक टूल बॉक्स अगर बनाया जाए तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अगर कोई होगा तो क्वांटम डॉट्स होगा। क्या है क्वांटम डॉट्स? तो पहले इसको समझने से पहले हम ये समझें कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है। तो नैनो, जैसा कि इसका शाब्दिक अर्थ अगर जानते हैं, इसके पीछे हम इसके शाब्दिक अर्थ को देखें तो नैनो एक ग्रीक शब्द है और इसका तात्पर्य ही होता है ग्रीक भाषा में सूक्ष्म।
अर्थात जब बहुत ज्यादा सूक्ष्म कणों का अध्ययन किया जाता है, खास करके 100 नैनोमीटर से भी जब छोटे पार्टिकल्स पर काम किया जाएगा तो उसको नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर रखा जाएगा। और आप देखें कि इस तकनीक से बने उत्पाद आकार में छोटे भी होते हैं, काफी हल्के होते हैं, सस्ते होते हैं और रॉ मटेरियल भी इनमें काफी कम लगता है। तो कोई भी पार्टिकल अगर इतना छोटा हो, सस्ता हो, रॉ मटेरियल कम लगे और उसके माध्यम से हम समाज के हर सेक्टर में गुणात्मक परिवर्तन ला पाएं, तो ये बहुत ही एक क्रांतिकारी कदम कहा जा सकता है। इसी क्षेत्र में अगर देखें, इसके सूक्ष्म आकार को अगर देखें तो 1 नैनोमीटर 1 मीटर का भी 1 अरबवां हिस्सा होता है। अर्थात इससे भी छोटे कणों पर हमारा यह अध्ययन इस क्षेत्र पर केंद्रित होता है। क्वांटम डॉट्स क्या होता है? तो क्वांटम डॉट्स मानव निर्मित नैनो क्रिस्टल हैं, अर्थात ये कृत्रिम रूप से मानव द्वारा बनाए जाते हैं और इनके आकार की बात करेंगे 2 से 10, अगर हम बात करें तो 2 से 10 नैनोमीटर के आकार तक ये सीमित होते हैं। और ये इसमें सेमीकंडक्टर जैसे गुण होते हैं, इसमें ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक गुण भी होते हैं। साथ ही इसमें सिलिकॉन, कैडमियम सेलेनाइड, कैडमियम सल्फाइड जैसे तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये मानव द्वारा बनाए गए एक प्रकार के बहुत ही नैनो क्रिस्टल हैं, छोटे क्रिस्टल हैं, जिसका उपयोग हम विभिन्न माध्यमों में करते हैं। तो ये सेमीकंडक्टर हम देखें तो ये मटेरियल प्रकाश को अवशोषित करने में सक्षम होते हैं, साथ ही ये अवशोषित ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं। तो पहले से अलग रंग का प्रकाश होता है। जब ये कोई भी प्रकाश अवशोषित करेगा और बाद में उसको उत्सर्जित करेगा तो उसके रंग में परिवर्तन दिखाई देगा, जो बात पहले भी बताई गई थी। वास्तव में क्वांटम डॉट कौन सा रंग उत्सर्जित करेगा, यह किस बात पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है उसके आकार पर। अगर आकार बड़ा होता है तो उसका रंग कुछ और होगा, और छोटा होगा तो उसका रंग कुछ और होगा। जब प्रकाश एक क्वांटम डॉट को उत्तेजित करेगी तो जितने ही बड़े आकार का डॉट होगा उतने ही कम ऊर्जा की तरंग दैर्ध्य निकलेगी। अर्थात आकार बड़ा होने पर उसके ऊर्जा की जो तरंग दैर्ध्य है वो बहुत कम होगी, इसलिए वो प्रकाश क्या होगा, वो लाल रंग के करीब होगा। और ठीक इसके विपरीत अगर उसका आकार छोटा होगा तो वो नीले रंग के करीब होगा, तरंग दैर्ध्य भी छोटा होगा। तो ये कुछ सिद्धांत हैं, आप इसके माध्यम से, चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि बड़ा आकार है, लाल रंग है तो ऐसी तरंग दैर्ध्य है, इसके बाद छोटा आकार है तो ये नीले रंग के करीब है। इसी बात को इसमें दर्शाया गया है। क्या महत्व है इसका, आखिर क्यों ये महत्वपूर्ण है जिसकी वजह से नोबेल जैसा बड़ा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया? तो देखें, हम अगर आज के संदर्भ में देखें तो हर क्षेत्र में क्रांतिकारी रूप से इसने योगदान दिया है और अपार संभावनाएं हैं, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तुओं के संदर्भ में हो। तो एक नजर डालते हैं। एकल अणु के स्तर पर यह कोशिकीय प्रक्रियाओं का अध्ययन करने में सक्षम है तथा कैंसर जैसे रोगों के निदान में और उपचार में सहायक है। कैंसर के तमाम हमारे अंदर अगर फैले हुए हैं, कोशिकाएं फैली हुई हैं, तो उस अनगिनत कोशिकाओं में से अगर ये इसको हम इस तकनीकी को हम ठीक ढंग से इंप्लीमेंट कर पाए तो उस कोशिका को पहचानना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए इसका महत्वपूर्ण है, जो कैंसर जैसे असाध्य रोग के इलाज में उपयोग किया जा सकता है। साथ ही सौर सेल, लेजर, क्वांटम कंप्यूटिंग कुछ अन्य क्षेत्र हैं जिसमें यह उपयोगी है। सेल जीव विज्ञान अनुसंधान में भी उपयोगी है, माइक्रोस्कोपी और मेडिकल इमेजिंग में भी उपयोगी है, इंकजेट प्रिंटिंग और स्पिन कोटिंग में उपयोगी है। और अगर भविष्य की बात करें तो इनको पुरस्कारों की घोषणा के साथ ही इसके भविष्य में होने वाले महत्व की तरफ भी इंगित किया गया है और कहा गया है कि भविष्य में क्वांटम डॉट्स फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स, छोटे सेंसर और पतले सोलर सेल और शायद एनक्रिप्टेड क्वांटम कम्युनिकेशन में भी योगदान दे सकते हैं। ये बात इस पुरस्कार को देने के साथ ही दोहराई गई है कि इसकी अपार संभावनाएं भी हैं। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चाहे वो क्वांटम इंफॉर्मेशन हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, चाहे मशीन विजन हो, आप देखते हैं कार के अंदर जो सेंसर लगाए जाते हैं जिससे बैक करते समय हमको पता चलता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कैसे हम किसी भी प्रकार के कैमरे में, डिस्प्लेज में, साथ ही आप देख सकते हैं कि इसके अलावा अगर बात करें तो बायोइमेजिंग एंड मेडिसिन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, फोटोवोल्टिक सेल्स में इसका इस्तेमाल होता है, सोलर एनर्जी में इसका इस्तेमाल होता है। तो जीवन में हम देख रहे हैं कि वो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इस डॉट के इस्तेमाल के माध्यम से अपार संभावनाएं हैं, चीजों को बहुत सरलता से, सहजता से, आसानी से और क्रांतिकारी रूप से उसको
बेहतर बनाया जा सकता है। साथ ही अगर नोबेल पुरस्कार के दृष्टिकोण से हम देखें तो अब तक 115 बार में इस रसायन के क्षेत्र की बात हो रही है, ये 194 विजेताओं को यह प्रदान किया जा चुका है। कुछ अवसर ऐसे भी थे जब यह प्रदान नहीं किया गया। 8 अवसरों पर यह पुरस्कार प्रदान नहीं किए गए। कब कब? तो 1916 में, 17 में, 19 में, 24 में, 33 में, 40 में, 41 में और 42 में। इस साल पुरस्कार की राशि बढ़ाई गई है, चूंकि इसके पुरस्कार की राशि विभिन्न मदों में लगाई जाती है। कुछ सेंसेक्स के भाव के बढ़ने के साथ ही इसमें फेरबदल भी होता है, तो ये पुरस्कार राशि निश्चित नहीं होती है। बहरहाल इस साल पुरस्कार की राशि जो है वो 10% उसमें वृद्धि देखी गई है और 11 मिलियन क्रोनर जो स्वीडिश मुद्रा है उसमें लगभग $1 मिलियन के बराबर इस बार कर दी गई है, थोड़ी सी वृद्धि हुई है। साथ ही अगर हम ध्यान दें, नोबेल प्राइज रसायन शास्त्र में जो मेडल प्रदान किया जाता है उसको किसने डिजाइन किया है? तो एरिक लिंडबर्ग नाम के एक व्यक्ति थे, एक मूर्तिकार थे, उन्होंने डिजाइन किया है। सबसे कम उम्र के विजेता की अगर बात करें तो फ्रेडरिक जोलियट हैं, जो मात्र 35 वर्ष की आयु में 1935 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के विजेता थे। और सर्वाधिक उम्र की अगर बात करें तो अभी हाल ही में 2019 में प्रदान किया गया जॉन बी गुडइनफ को, जो 97 वर्ष की आयु में नोबेल प्राप्त करता सर्वाधिक उम्र के व्यक्ति हैं। आगे अगर हम नजर डालें तो भारत में किसको प्रदान किया गया? तो भारत के तो नहीं थे, लेकिन भारतीय मूल के थे जिनको रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में शुमार वेंकटरमन रामकृष्णन को 2009 में प्रदान किया गया। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्षेत्र में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार इनको मिला और इन्होंने साल 2000 में एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी नाम की एक विधि का उपयोग करके सैकड़ों हजारों परमाणुओं से बने राइबोसोम की संरचना का मैप, उसका एक मानचित्र कह लें, वो दिया था। और इसी के जरिए एंटीबायोटिक जो दवाइयां हैं उसको बनाने में काफी मदद मिली। तो भारतीय मूल के ये वैज्ञानिक थे जिनको रसायन शास्त्र का नोबेल प्राइज मिला, वेंकटरमन रामकृष्णन, जो आपको याद रखने लायक तथ्य है। साथ ही नोबेल पुरस्कार के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन पिछले वीडियोस में आपको बताई गई है, फिर भी एक बार आपकी जानकारी के लिए बताया जाता है कि नोबेल फाउंडेशन द्वारा ये प्रशासित है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे प्रदान किया जाता है। और इन्हीं, जो कि स्वीडिश उद्यमी थे, वैज्ञानिक भी थे, एक इंजीनियर भी थे, इन्हीं की वसीयत, जो अंतिम वसीयत थी, उसी की राशि से इसको प्रदान किया जाता है। और पहली बार इनकी मृत्यु के 5 वर्ष बाद 1901 में दिया गया। हालांकि इसकी घोषणा अक्टूबर में जरूर होती है, लेकिन यह प्रदान दिसंबर में किया जाता है। उस तिथि को जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी उसी दिन से यह प्रदान किया जाता है। एक प्रक्रिया हम समझें कि कैसे इसकी शुरुआत कब होती है, कब प्रदान किया जाता है। तो सितंबर में ये नॉमिनेशन इन्विटेशन भेजा जाता है, फिर जनवरी में नॉमिनेशन भरने की डेडलाइन होती है, मार्च, अप्रैल और मई में विशेषज्ञों से इस पर परामर्श लिया जाएगा, जून जुलाई तक आते आते सुझावों के साथ इस पर रिपोर्ट लिखा जाएगा, सितंबर में अकादमी को अंतिम उम्मीदवारों पर रिपोर्ट मिलती है और अक्टूबर में आके वोटिंग होती है और वोटिंग के बाद नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है। और इसको फिर से आपको मालूम है कि दिसंबर में एक बाकायदे समारोह होता है और उस समारोह में नोबेल प्राइज अवार्ड सेरेमनी जिसको बोलते हैं, उसमें इन पुरस्कारों को प्रदान किया जाता है, दिया जाता है। तो ये कुछ आज के संदर्भ से संबंधित बातें थी। अब हमारी एक परिपाटी अंत में एक अभ्यास प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, ये आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में और बताना है। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी मलाला यूसुफजई, ऑप्शन सी मदर टेरेसा या ऑप्शन डी मैरी क्यूरी। साथ ही साथ आपको बताते चले कि एमपीपीसीएस मेंस के लिए हमारे यहाँ एडमिशन प्रारंभ हो चुका है, कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। आईएएस प्रीलिम्स 2024 के लिए अगर बात करें तो 10 अक्टूबर से कक्षाएं प्रारंभ हैं, इसके लिए भी आप एडमिशन ले सकते हैं। बीपीएससी निबंध के बारे में भी हमारी 5 अक्टूबर से कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं, इसके लिए 9311406441 पे आप संपर्क कर सकते हैं इससे संबंधित किसी भी जानकारी के लिए। उम्मीद है आप अपना अध्ययन जारी रखे होंगे और ध्यान रखें कि कोशिशें जारी रखें, क्योंकि इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद।